नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। मिल्कीपुर में क्या यूपी की बाकी 9 विधानसभा सीटों के साथ भी उपचुनाव हो सकता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बाबा गोरखनाथ, जो कभी इसी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रहे हैं, वो आज गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जाकर उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। अब यही याचिका जो है वो पेच फंसा हुआ था चुनाव और उसके नतीजों को लेकर के। तो जब ये याचिका वापस ली जा रही है तो सवाल ये उठता है कि क्या 13 नवंबर को बाकी विधानसभा की 9 सीटों के साथ इस सुरक्षित सीट पर उपचुनाव हो सकता है? इस बारे में हमने चुनाव आयोग में काम कर चुके कई जानकारों से बातचीत की। अब इसमें सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट में तो अभी पिटीशन डाली गई है कि हाँ भाई, हमने जो याचिका साल 2022 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब हमने दायर की थी, अब हम वो याचिका वापस ले रहे हैं। अब इसमें कोर्ट फैसला सुनाएगी। उसने कहा कि जो कोर्ट में याचिका दायर की गई है, अब जब उसे ही वो वापस ले रहे हैं तो इस केस का कोई मतलब नहीं बनता है। इस बात की जानकारी यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणुआ के थ्रू चुनाव आयोग को दी जाएगी और उसके बाद आखिरी फैसला चुनाव आयोग का होगा। लेकिन ये माना जा रहा है, जितने भी जानकारों से हमने बातचीत की और साथ ही जो लोग चुनाव की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उनसे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि 13 नवंबर को बाकी विधानसभा सीटों के साथ इस सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है। आपने अगर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना या देखा होगा तो उसमें कहा गया था कि 13 नवंबर के मतदान के लिए 18 अक्टूबर से एक तरीके से नामांकन की यानी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसमें अभी 2 दिन का वक्त है। उससे पहले भी चुनाव आयोग ये फैसला ले सकता है और ये मुमकिन है कि 13 नवंबर को बाकी विधानसभा की सीटों के साथ यहाँ भी उपचुनाव हो सकता है। तब जो समाजवादी पार्टी का एक तरीके से ये कहा जा रहा था, जो अखिलेश यादव ने कहा भी, कि जो लोग जंग टाल देते हैं वो जंग हार जाते हैं, ऐसा समझिए। तो जो समाजवादी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है, उस आरोप से भी एक तरीके से मुक्ति मिल सकती है। ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फैज़ाबाद की मिल्कीपुर सीट में बीजेपी को हारने का डर सता रहा है, इसीलिए जानबूझकर इस तरीके के काम किया गया कि मिल्कीपुर में उपचुनाव न कराने का और उसे टाल देने का फैसला आयोग का रहा है। लेकिन जो पेच था, जैसा मैंने कहा कि बाबा गोरखनाथ अब याचिका वापस ले रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से बीजेपी की तरफ से किसको टिकट मिलेगा। आप जानते हैं कि यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक 6 अक्टूबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर हुई थी और उस बैठक में भी किसको किस सीट से उम्मीदवार बनाया जाए, इस पर लंबी चर्चा हुई। उसके बाद 3 नामों का एक पैनल तैयार किया गया। इन नामों का पैनल लेकर के यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सभी सदस्य पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सभी सदस्य, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री जो हैं धर्मपाल सिंह, ये सब वहाँ पर बैठे। लेकिन अभी तक आखिरी नाम पर लेकर मिल्कीपुर की, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मोहर नहीं लगी है कि आखिर बीजेपी से वहाँ कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन उम्मीदवारों के लिस्ट में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो नाम भी बाबा गोरखनाथ का है। बाबा गोरखनाथ साल 2017 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। साल 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनको, यानी बाबा गोरखनाथ को, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने चुनाव हरा दिया करीब 13,000 वोटों के अंतर से। और वही अवधेश प्रसाद अब फैज़ाबाद से समाजवादी पार्टी के लोकसभा के सांसद बन गए हैं और उनकी वजह से ही ये सीट खाली हुई है। अब उनके बेटे अजीत प्रसाद, जो पहले भी अयोध्या से मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं, ज़िला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनको अखिलेश यादव ने फिर से वहाँ से टिकट दिया है। अब जब एक तरीके से ये तस्वीर साफ हो रही है और ये माना जा रहा है, जैसा जानकारों ने हमें बताया, जो चुनाव को देखते रहे, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव हो सकता है 13 नवंबर को। तो ये जो समाजवादी पार्टी एक तरीके से माहौल बनाने में जुटी हुई थी
कि मिल्कीपुर हार रही है बीजेपी, इसीलिए बीजेपी भाग रही है 13 नवंबर को चुनाव कराने से। तो ये जो देखिए चुनाव जो होता है ना, परसेप्शन का खेल होता है। पूरा माहौल से चुनाव जीता जाता है, हारा जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि उपचुनाव को लेकर के एक मान्यता रही है और ये कहा जाता रहा है कि उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, मतलब उसमें सरकार, जिस पार्टी की सरकार होती है उसको फायदा होता है, और ये आमतौर पर देखा भी गया है। अब चूंकि बीजेपी की सरकार है तो माना जा रहा है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार उपचुनाव में ऐसे नतीजे हैरान करने वाले आते रहे हैं। अब मिल्कीपुर सीट एक तरीके से प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है अयोध्या का नाम। चूंकि ये अयोध्या के पड़ोस वाली विधानसभा सीट है और जो अयोध्या फैजाबाद के लोकसभा में आती है और जो हिंदुत्व की एक तरीके से प्रयोगशाला कही जाती रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई इसी साल, इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। उसके बाद विपक्ष, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, उसकी तरफ से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये लोग नकली राम भक्त हैं। राहुल गांधी ने ये बात कही, अखिलेश यादव भी बार बार कहते रहे। आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ पहली कतार में वो बैठते हैं अवधेश प्रसाद। मतलब ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत अगर पिछले लोकसभा चुनाव में भी तो फैजाबाद की हुई है। तो प्रतिष्ठा की सीट बन गई है कि, और बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीत करके ये बताना और समझाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी की लोकसभा में जीत जो है वो सिर्फ एक तुक्का था, असली जीत हमारी है और हिंदुत्व वहाँ अभी भी वही है। दूसरी एक बात कही जा रही है और बीजेपी की तरफ से एक बात फैलाई जा रही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अयोध्या के लोगों को ना बड़ा पश्चाताप हो रहा है, उनको पछतावा हो रहा है। कई लोग, ये कहानी आपने भी सुनी होगी, कुछ लोगों ने, इस तरह कई सारे वीडियो सोशल मीडिया में चल भी रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से ना अयोध्या में के जो दूर के नाते रिश्तेदार, उनके जानने वाले हैं, उनको जब फ़ोन करता है लोग, तो उधर के लोग कहते हैं, चाहे आपने एमपी में फ़ोन कर दिया, कर्नाटक में फ़ोन कर दिया, तो कहते हैं अरे कैसे आदमी हो यार, वहाँ राम मंदिर बन गया और फिर भी आप लोगों ने वहाँ से बीजेपी को हरा दिया। इस तरह की चर्चा अगर आप अयोध्या जाएंगे तो आपको भी सुनने को मिलती है, और हम जब भी जाते हैं कई सारे लोग ये कहानियाँ सुनाते हैं। तो एक माहौल बनाया जा रहा है और एक हवा बनाई जा रही है कि लोगों को पछतावा हो रहा है कि हमने जो बीजेपी को हरा दिया। वो लोग मिल्कीपुर सीट पर चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को जिताने के लिए लगे भिड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। उन्होंने 2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी अपने पास रख ली है, उसमें से एक मिल्कीपुर विधानसभा की सीट है। पिछले महीने, सवा महीने में देखें तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार वो मिल्कीपुर जा चुके हैं किसी न किसी बहाने। कोई कार्यक्रम करने के बहाने, कभी साधु संतों के से मिलने के बहाने, कभी किसी परियोजना के लोकार्पण या फिर शिलान्यास के बहाने योगी जी वहाँ जाते रहे। एक तरीके से उन्होंने उसको एक ये बना दिया कि हम हर बार किसी न किसी बहाने जाएं, लोगों के पास जाएं, अपनी बात कहें और ग्राउंड से एक फीडबैक भी मिलता रहे। पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है मिल्कीपुर विधानसभा सीट्स के लिए। उसके बाद अयोध्या में जिस तरीके से एक प्रकरण हुआ था रेप का, जिसमें आरोप लगा समाजवादी पार्टी के नेता को लेकर के, उस बहाने एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, क्योंकि पीड़िता जो है वो एससी समाज की थी। तो ये जो कहा गया ना कि लोकसभा चुनाव में पीडीए चला समाजवादी पार्टी का और पिछड़े और दलितों के एक बड़े वर्ग ने वोट नहीं किया बीजेपी को, तो पूरी कोशिश ये है कि उसी बहाने से फिर उन लोगों को वापस लाया जाए। दूसरी बात, आप इसे माने या ना माने, पर सच है कि दंगों से भी चुनाव पर असर पड़ता है। लोग ना बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशनल होते हैं और इमोशन के आधार पर वोट डालते हैं। बहराइच में जो कुछ हुआ, उसके बाद जब मैंने उस इलाके में फ़ोन फान किया है तो कई लोग उस बात को भी कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में अभी समय है, उसका कितना इम्पैक्ट होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसी बहाने हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश एक तरीके से धीरे धीरे, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पे जो वीडियो चलते हैं उसका बड़ा असर होता है। मैंने बिहार के चुनाव में और दूसरे राज्यों के चुनाव में देखा है कि एक व्हाट्सएप वीडियो चुनाव की बाजी पलट देती है, इतनी ताकत होती है उसमें। उसको बार बार वीडियो को फैलाया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ घटना हुई, राम गोपाल की मौत हो गई, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगी हुई है, वो पीडीए की बात करे कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, ये तीनों मिल करके एक तरीके से वहाँ से समाजवादी पार्टी के लिए जीत का आधार बन सकते हैं। अवधेश प्रसाद कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं, एक बड़े नेता रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, तमाम सरकारों में मंत्री रहे हैं, और जिस तरीके से उनके बेटे को टिकट दी गई
तो ये कहा जा रहा है कि बेटा अजीत प्रसाद नहीं चुनाव लड़ रहा है, अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं में ये भी है कि हमने कई बार उन अवधेश प्रसाद को जिताया, अब जब वो सांसद बन गए तो उनके बेटे को, तो भाई परिवार को हम कितने दिन ढोएंगे, हमारा नंबर कब आएगा। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो भीतरघात कर सकते हैं कि हाँ भाई यही मौका है, अजीत प्रसाद को हरा दो तो अगली बार जब 2027 में चुनाव आएगा तो अवधेश प्रसाद के परिवार से नहीं, हम में से कोई चुनाव लड़ेगा। ये राजनीति में होता भी रहा है, हमने कई बार देखा होगा। जो लोग देख रहे हैं हमें, मुझे, वो भी इस बात को जानते होंगे कि कई बार ऐसा हुआ कि परिवार को निपटा दिया इसी बहाने। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और नेता होने के बावजूद ये भी होता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर विधानसभा का उपचुनाव मिल्कीपुर में भी 13 नवंबर को होता है तो किसका पलड़ा भारी होगा। हम अभी इसी पर चर्चा कर रहे थे। ये बात सही है कि सरकार में होने के कारण बीजेपी का एक एडेड एडवांटेज है। ये कहा जाता है, जैसे कि देखिए रामपुर में एक बार बाईपोल हुआ था। रामपुर में जो सामाजिक समीकरण है वहाँ मुसलमान 50% से ज़्यादा हैं। तो ये माना जा रहा था कि आज़म खान के इस गढ़ में बीजेपी कैसे जीत सकती है, तो वो जीत गई। अब जब बीजेपी के नेताओं से कहा जाता है भाई कि मिल्कीपुर कैसे जीतेंगे, तो बोले, एक नेता ने, हमें बड़े नेता ने कहा भाई रामपुर में बाईपोल जीते ना। मतलब ये जो कहा जाता है कि जो पार्टी सरकार में होती है वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें प्रभावित कर लेती है, ये सच है। और तमाम जो लाभार्थी होते हैं, कुछ ऐसे संस्थाएँ होती हैं जिनको सरकार में का साथ होने से फ़ायदा मिलता है। अभी तो 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वो लोग आखिर सरकार से अपना बिगाड़ कैसा करेंगे, तो उस हिसाब से उसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। जैसा अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के तमाम नेता कई बार चुनाव आयोग जा चुके हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो BLO हैं वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटरों का नाम काट रहे हैं। इस बात की शिकायतें बार बार कही जा रही है। हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणुआ ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है, लेकिन ये बात कही जाती है, जनता के बीच फैलाई भी जाती है, तो उसका भी फ़ायदा होता है। अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग था, ये विधानसभा के उपचुनाव जो होंगे वो अलग होते हैं। हर चुनाव का अपना एक अलग अलग मिजाज होता है। लेकिन यकीन मानिए कि यूपी में जो विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से सबकी नज़र अगर यूपी में देखें तो मिल्कीपुर पर है। बीजेपी ने इसको इतनी बड़ी लड़ाई बना दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार जा चुके हैं और खुद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है वहाँ की। ये पहली बार हो रहा है कि सरकार भी प्रो एक्टिव मोड में है। संगठन एक्शन में होता है चुनाव को लेकर, लेकिन सरकार भी है। योगी आदित्यनाथ ने इन उपचुनावों के लिए सबसे पहले 30 मंत्रियों की कमेटी बना दी। उन सबको कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से फीडबैक लीजिए, रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाइए, लोगों के बीच जाइए, उनसे फीडबैक लीजिए, कौन क्या करना चाहता है। आप देखिए कि इतनी सारी बैठकें हो गई, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने अपने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, वो फूक फूक कर कदम रखना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा उसके बारे में एक बात कही गई कि उम्मीदवारों का चयन ठीक नहीं हुआ, अच्छे उम्मीदवार नहीं दिए गए, इसलिए बीजेपी हार गई। तो इस बार उम्मीदवारों के मामले में बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। लेकिन सबकी नज़र होगी आखिर मिल्कीपुर में क्या हो रहा है। और मिल्कीपुर के बहाने ही अयोध्या को बचाने की जद्दोजहद से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी। वो मिल्कीपुर जीत कर बताएगी कि हाँ भाई, अयोध्या पर आज भी उसकी पकड़ बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर में किसका पलड़ा भारी है, समाजवादी पार्टी का या फिर बीजेपी का? और ऐसा लगता भी है तो क्या उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, और आपकी राय क्या है? क्या चुनाव आयोग वाकई में 13 नवंबर को ही चुनाव करवा लेगा? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।